Good evening, everyone. Today we are back again with another video, miscellaneous video on the geography. Now, so in past we have also seen that there are lots of questions from volcanoes, earthquake, current, and ranges. Okay. Along with current, we can also include deserts. Now, if we have seen the world, we can easily identify कि कौन सा desert कहाँ पे. For example, that this upper portion of Africa is Sahara Desert, largest desert. लेकिन क्वेश्चन कैसे आएंगे आपके एग्जाम? क्वेश्चन आएंगे कि ये इतना बड़ा डेजर्ट क्यों बना और ये यहाँ पर ही क्यों है. दुनिया की जितनी प्रमुख श्रृंखलाएं हैं, पर्वत श्रृंखलाएं, वो सभी आपको वेस्ट साइड में क्यों मिलेंगी. जो दुनिया में जितने भी डेजर्ट्स हैं, मेन डेजर्ट्स हैं, वो सभी आपको वेस्ट साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट्स में ही क्यों मिलते हैं. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे. उसके बाद में वॉल्केनोज जो है, नाउ द हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्टिव वॉल्केनोज आर इन दिस एरिया एंड इन दिस एरिया. इस पूरे एरिया को अगर हम साथ में लें तो इसको रिंग ऑफ फायर बोला जाता है. ठीक है, तो इसको ये क्यों बोला जाता है? यहीं पर सबसे ज्यादा दुनिया की सबसे ज्यादा ज्वालामुखी क्यों है. उसके अलावा आपने जापान के बारे में बहुत सुना होगा कि जापान में आज भूकंप आया. ठीक है, उसके बाद में बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर आए दिन भूकंप आते रहते हैं. ठीक है, ये वाली जो बेल्ट है हमारी, इस बेल्ट पे जहां पे नेपाल और इंडिया का बॉर्डर है और चाइना नेपाल का बॉर्डर है, हिमालयन जो रेंज है, यहां पर भूकंप क्यों आते हैं, तो इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे. ओके, नाउ सबसे पहले चूंकि मैप बनाया है तो सबसे पहले हम करंट्स देख लेते हैं. नाउ व्हाट इज करंट? रिमेंबर इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द करंट टॉपिक विच वी स्टडी इन फिजिक्स. ठीक है, यहां पर करंट का मतलब होता है जो एक वाटर बॉडी होगी. ठीक है, वाटर बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट ऑफ वाटर जो होगा, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? करंट बोला जाता है. नाउ करंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, कोल्ड एंड वार्म. ठीक है, कोल्ड एंड वार्म करंट का आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है. जो भी करंट जो हमारा 0 डिग्री है यानी कि इक्वेटर है, ठीक है, इक्वेटर के पास से आ रहा है, वो कैसा होगा? आपका वार्म वाटर करंट होगा. और जो इक्वेटर से दूर जा रहा है यानी जो पोलर एरिया से आ रहा है, वो कैसा करंट होगा? कोल्ड वाटर करंट होगा. ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मैं आपको दुनिया की जो प्रमुख कोल्ड एंड वार्म वाटर करंट्स है वो बता देता हूं. नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम दिस एरिया, सो यहां पर आपको कैलिफोर्निया करंट मिलेगा जो कि आपका कैसा है? कोल्ड वाटर करंट है. ठीक है, उसके बाद में यहां पर आपको नॉर्थ अटलांटिक मिलेगा 0 डिग्री के पास. ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक या नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट मिलेगा. ये कैसा करंट है? ये वार्म वाटर करंट है. उसके बाद में यहां पे आपको पेरू या हम्बोल्ट करंट मिलेगा. ये कैसा करंट है? ये कोल्ड वाटर करंट है. ठीक है, उसके बाद में आपको यहां पर फिर साउथ अटलांटिक या साउथ इक्वेटोरियल करंट मिलेगा. इसको आप ब्राजीलियन करंट भी बोल सकते हो. ठीक है, साउथ इक्वेटोरियल. ठीक है, उसके बाद में यहां पर एक आइलैंड है जो डिस्प्यूटेड आइलैंड है बिटवीन ब्रिटेन एंड अर्जेंटीना. उस आइलैंड का नाम क्या है? फाकलैंड. एंड इसके इधर से एक करंट पास हो रहा है कोल्ड का. ठीक है, वो कैसे मिलेगा आपको? कोल्ड करंट है, फाकलैंड करंट. ठीक है, नाउ यहां पर जितने भी आपको करंट्स मिलेंगे नीचे की तरफ, फॉर एग्जांपल यहां अफ्रीका में करंट मिलेगा जो आपको अफ्रीका की वेस्ट साइड मिलेगा नीचे की तरफ. इसको बोलेंगे बेंगुला करंट. ठीक है, अफ्रीका में ऊपर से करंट आ रहा है जो कि यहां पे कैनरी आइलैंड्स है, उनको क्रॉस करता हुआ कैनरी करंट.
ठीक है। ये कैनरी करंट जब इक्वेटर के पास पहुंचता है तो इसका जो तापमान है ये कोल्ड करंट है, लेकिन जैसे जैसे इक्वेटर के पास आएगा वार्म करंट होता चला जाएगा। एंड वार्म करंट होने की वजह से और अर्थ के रोटेशन की वजह से ये क्या करेगा, ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा। ठीक है, जब डायरेक्शन चेंज करेगा तो ये क्या बन जाएगा, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। और यही नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट डायरेक्शन चेंज करता करता आपके जो वेस्ट इंडीज है, सी वेस्ट इंडीज इज नॉट ए कंट्री, वेस्ट इंडीज कोई कंट्री नहीं है। हुआ क्या था 1492 में, 1492 के अंदर जब क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन से निकला था, किसकी खोज में, इंडिया की खोज में, क्योंकि इंडिया उस टाइम पे एक बहुत बड़ा मार्केट था, बिकॉज देयर वर एविडेंसेस दैट इंडियंस हैड ग्रेट ट्रेड विद रोमन्स। ठीक है, एंड ये पूरा जो एरिया है रोमन एरिया था। ठीक है, तो इंडिया के साथ ट्रेड बहुत अच्छा, स्पाइसेस में बहुत ऊपर थे, तो इंडिया से कोई भी अमीर बन सकता था। और क्रिस्टोफर कोलंबस इसी खोज में, क्योंकि जो 14-15 सेंचुरीज थी, दीज वर द एज ऑफ फर्स्ट रेनेसांस एंड एक्सप्लोरेशन। ठीक है, तो जो क्रिस्टोफर कोलंबस था वो निकला तो खोज में इंडिया की में था, लेकिन गलती से तूफान की वजह से वो पहुंच कहां गया, अमेरिका। और अमेरिका पहुंचने की वजह से उसको क्या लगा कि यहां पे कौन है, ये क्या, कौन सा देश आ गया, इंडिया। दैट्स व्हाई द नेटिव पीपल्स ऑफ अमेरिका आर कॉल्ड इंडियंस, रेड इंडियंस। ठीक है, अमेरिका को उसका नाम तो अमेरिको वेस्पुसी है, उसके नाम पे मिला था, दैट इज अराउंड 17th सेंचुरी। ओके, सो कहां पे थे, यहां पे, यहां से वेस्ट इंडीज के पास से ये करंट ऊपर तरफ जाएगा। ठीक है, एंड तब इसका नाम क्या पड़ जाएगा, गल्फ स्ट्रीम। एंड दिस गल्फ स्ट्रीम इज responsible फॉर द नंबर ऑफ हरिकेन्स विच अपीयर इन अमेरिका। जितने भी हरिकेन्स आते हैं वो इस वार्म वाटर करंट गल्फ स्ट्रीम की वजह से आते हैं। ठीक है, यही वहां पे तबाही लेके आता है। अब इसका सिर्फ तबाही लाने का काम नहीं होता है, इसके बहुत से अच्छे काम भी होते हैं। अच्छे कामों में से एक क्या है कि यही गल्फ स्ट्रीम कनाडा से एक करंट आ रहा होता है जिसको बोला जाता है लैब्राडोर। ठीक है, लैब्राडोर एक करंट आता है जो कि न्यू फाउंडलैंड, यहां पे कनाडा का एक पार्ट है न्यू फाउंडलैंड। ठीक है, कनाडा का एक आइलैंड है न्यू फाउंडलैंड। ठीक है, इस न्यू फाउंडलैंड आइलैंड के पास में वार्म वाटर करंट एंड कोल्ड वाटर करंट ये दोनों मिलते हैं। और जब हम कोई भी चीज गर्म और ठंडी एक साथ मिलाते हैं तो उसमें से क्या निकलेगा, वेपराइजेशन होगा, वेपर्स निकलेंगे। और यहां पर वेपर्स बहुत सारे, यहां पे धुंध बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि यहां पर गर्म और ठंडा पानी हमेशा मिलता रहता है। और जब जहां पर गर्म और ठंडा पानी मिलता है वहां पर एक फसल पैदा होती है समुद्र के अंदर, उनको क्या बोला जाता है, फसल बोल सकते हो, जीवाणु बोल सकते हो, प्लैंकटन्स। प्लैंकटन्स। नाउ ये जो प्लैंकटन्स होते हैं इनको खाने के लिए कौन आती हैं, मछलियां। ठीक है, बहुत ही भारी तादाद में मछलियां आती हैं इन प्लैंकटन्स को खाने के लिए। और उन मछलियों को कौन पकड़ते हैं, इंसान पकड़ते हैं। तो इस एक प्रकार से ना सिर्फ इन्होंने गर्म और ठंडे पानी में मिलकर के क्या किया, यहाँ पे प्लैंकटन्स पैदा किए, यहाँ पर मछलियां भी लेके आए और उसमें साथ में इंसानों के लिए व्यापार का एक रास्ता भी मुहैया करवाया। ठीक है, सो these areas where warm current and cold current। पहला कौन सा हो गया, लैब्राडोर एंड गल्फ स्ट्रीम, लैब्राडोर करंट एंड गल्फ स्ट्रीम। लैब्राडोर कैसा है, कोल्ड वाटर करंट है, गल्फ स्ट्रीम कैसा है, वार्म वाटर करंट है। ये दोनों मिलने से क्या हुआ, न्यू फाउंडलैंड आइलैंड पे आपका फिशिंग ग्राउंड बना। एंड फिशिंग ग्राउंड जहां बनता है वहां पर इंसान किसके लिए जाते हैं, फिशिंग के लिए। ठीक है, एंड जब फिशिंग ज्यादा होगी तो उससे उनको क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। तो दे ऑल्सो जनरेट व्हाट वी से एम्प्लॉयमेंट। तो बहुत बार क्वेश्चंस में आ जाता है कि कौन कौन से वर्ल्ड में ऐसी प्लेसेस जहां पर आपको ये सब देखने को मिलते हैं, या फिर फिशिंग ग्राउंड क्या होते हैं, या फिर वर्ल्ड आपको करंट के नाम दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो इनमें से कौन सा आपका फिशिंग ग्राउंड बनाता है, एक तो ये है। दूसरा आपको यहां पे मिलेगा जापान के पास में एक ऊपर से करंट आ रहा था क्रूशियो, जो कि आपका कोल्ड वाटर करंट है। एंड नीचे से आपका जाएगा ओयाशियो, शायद नहीं, नीचे से आपका क्रूशियो जाएगा, ऊपर से ओयाशियो आएगा। ओयाशियो जो है आपका वो कोल्ड वाटर करंट है, क्रूशियो जो है वो वार्म वाटर करंट है। और वो दोनों मिलकर के वहां पर क्या करते हैं, फिशिंग ग्राउंड बनाते हैं। ठीक है, प्लैंकटन्स पैदा होंगे, प्लैंकटन्स को मछलियां खाते हैं और मछलियों को फिर इंसान पकड़ते हैं, जिससे वो क्या होगा, आपका व्यापार और ट्रेड को बढ़ावा देता है। ओके, नाउ we have talked about the advantages and disadvantages of Gulf Stream. So the disadvantage, or why it can be called disadvantage, because
This brings hurricanes, most number of hurricanes into the American continent. Okay, but first advantage which we have read about is that it mixes with the Labrador current, which is a cold current, and creates fishing grounds. And these fishing grounds are good for trade and commerce purpose. Okay, now another use of this Gulf Stream is that this Gulf Stream travels to all the way towards the Antarctic Circle. Now, while going to the Antarctic Circle, which is a permafrost area, it clears the ice. ठीक है, वहां पर क्या करते हैं, बर्फ को पिघला देता है। जब बर्फ पिघल जाएगी तो वहां पर जो आपका बिजनेस कैरी करना होता है वो इजी रहता है। आप लोगों ने बहुत बार न्यूज में सुना होगा दैट रशिया जो है वो आर्टिक सर्कल में माइनिंग कर रहा है, या फिर रशिया वहां पर क्या कर रहा है, नेचुरल ऑयल एंड गैस के सप्लाई के या खोज में लगा हुआ है। सो उसमें भी गल्फ स्ट्रीम जो है उसका एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो उसके एरिया को आइस फ्री रखता है। ठीक है, नाउ सी दिस एंटायर करंट टॉपिक इज वेरी ह्यूज, बट टुडे वी विल लुक इनटू सर्टेन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दैट व्हाई there is Sahara desert only in the north, why there is Kalahari and Namib desert here into the western area of Africa, why Chile is called the driest country of the world. Okay, इन सब क्वेश्चंस का आंसर आज की वीडियो मिलेगा। Now first coming to Chile, so we have already read that the current on the west coast of Chile there is a mountain range। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है, एंडीज माउंटेन रेंज है। ठीक है, अब एंडीज माउंटेन रेंज क्या करती है, अभी अगर किसी के पास में किसी देश के वेस्ट में माउंटेन रेंज हो तो सिंपल दिमाग में क्या क्वेश्चन वो क्या जाएगा, यहाँ पे तो बारिश खूब होती होगी। क्यों? क्योंकि हमने इंडिया के बारे में यही पढ़ा है कि इंडिया के वेस्टर्न साइड में क्या है, वेस्टर्न घाट्स है, एंड वेस्टर्न घाट ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, जो हमारी साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स है वो बारिश लेके आती है और इन माउंटेन से टकराती है और यहाँ पे बारिश होती है। इसीलिए जो हमारे ये वेस्टर्न घाट वाला एरिया है ये बायोडाइवर्सिटी का क्या है, हॉट स्पॉट है। But it's not the same with the case with Chile. Why? क्योंकि जो एंडीज माउंटेन रेंज है ये हवा को तो रोकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हवा चलती है वो खुश्क चलती है या फिर आपकी सूक्ष्म चलेगी। It means that the air is dry. Okay, only dry air blows over there. Why dry air? Because this cold current doesn't allow the water to evaporate. ओके, ये पानी को क्या नहीं होता, भाप नहीं बनने देता। वाष्पीकरण का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाता है। एंड व्हेन देयर विल नो इवेपोरेशन देयर विल नो कंडेंसेशन, एंड व्हेन देयर विल नो कंडेंसेशन देन देयर विल बी नो प्रेसिपिटेशन। ठीक है, अगर यहाँ पे जब वाष्पीकरण ही नहीं होगा तो उससे क्या होगा, आपका बारिश भी नहीं होगी। और जब बारिश नहीं होती यहाँ पे आपको कैसी हवाएं मिलेंगी, ठंडी होंगी, लेकिन कैसी होंगी, सूक्ष्म ड्राई होंगी। ठीक है, सो दैट्स वाई हियर इज कोल्ड डेजर्ट जस्ट लाइक लद्दाख। ठीक है, जैसे लद्दाख में आपको कोल्ड डेजर्ट देखने को मिलता है, सेम का सेम आपको कहां पे देखने को मिलेगा, आपको चिली के अंदर मिलेगा। ओके, नाउ कमिंग टू अफ्रीका एंड अफ्रीका का वेस्टर्न पार्ट। नाउ इनटू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ अफ्रीका, देयर इज अ करंट, कैनरी करंट। नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड कैनरी, बिकॉज Here is an island। ठीक है ना, एक आइलैंड है अटलांटिक में जिसको ये क्रॉस करता है, उस आइलैंड का नाम क्या है, कैनरी आइलैंड है। ठीक है, कैनरी इज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर अ बर्ड, तो छोटा सा पक्षी आता है उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। नाउ कैनरी आइलैंड जो है वहां से क्रॉस करता है, इसके लिए इसको क्या नाम दिया गया था, कैनरी दिया गया है। नाउ दिस करंट इज ऑल्सो कोल्ड वाटर करंट, एंड कोल्ड वाटर करंट होने की वजह से क्या होता है, ये भी यहां पर क्या नहीं होने देता है, इवेपोरेशन। ठीक है, एक तो इवेपोरेशन नहीं होने दे रहा है, दूसरा अगर मान लो यहां पर हल्का बहुत भी इवेपोरेशन होता तो आपके नॉर्दर्न अफ्रीका में कोई भी माउंटेन रेंज नहीं है। ठीक है, देयर इज ओनली वन माउंटेन रेंज जो भी आपके नॉर्थ ईस्ट में है, वो भी ऊपर की तरफ, नॉर्थ ही मान लीजिए, इजिप्ट के उधर, जिसको क्या बोलेंगे, एटलस। ये भी क्या चलती है, पैरेलल है। So there is no mountain range which can become a barrier and do orographic rainfall। ठीक है ना, रेनफॉल के भी बहुत प्रकार होते हैं, टोरेंशियल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल। ठीक है, वो किसी और क्लास में पढ़ेंगे। सो तो कारण क्या होगा, पहला कारण है कैनरी करंट। कैनरी करंट की वजह से कोल्ड वाटर करंट है, कोल्ड वाटर करंट की वजह से क्या नहीं होता है, वहां पर आपका
वो इवेपोरेशन नहीं होने देता है, और इवेपोरेशन नहीं होगा तो वहां पे आपका प्रेसिपिटेशन भी नहीं होगा या फिर रेनफॉल भी नहीं होगा। नाउ सेम गोज विद द सदर्न साउथ वेस्ट एरिया। नाउ साउथ वेस्ट में आपको साउथ अफ्रीका के ऊपर, ठीक है, दो आइलैंड, दो डेजर्ट देखने को मिलेंगे। वन इज कालाहारी, जहां पर आपको बहुत से बुशमैन, जिन आपने शायद अपनी हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा होगा, ज्योग्राफी बुक्स में, बुशमैन, ठीक है, या फिर आपने एक ग्रुप का नाम सुना होगा हसदा। नाउ these Hasda people are one of the last surviving hunter gatherer community। hunter gatherer community कौन थे? जैसे इंसान जो थे, इंसान पहले एस्ट्रोलोपिथिकस के टाइम से, एस्ट्रोलोपिथिकस मतलब कि सदर्न एप, ठीक ना, इंसानों के लिए जब शुरुआत के जो इंसान थे, जैसे निएंडरथल्स थे, तो निएंडरथल आपके जर्मनी से आए थे, जर्मनी में एक जगह निएंडर, तो वहां से वो लोग, उनके अवशेष मिले, उनको निएंडरथल बोल दिया गया, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपके ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो लोग थे उस टाइम से, वो क्या थे? हंटर गैदरर्स थे, ठीक है ना, नोमैडिक लाइफ जिया करते थे। आज इधर है, कहीं और है, और से शिकार करके ही खाना है, ठीक है। तो सेम वैसा के वैसे एक लास्ट ट्राइब जो बचा हुआ है उन्हीं लोगों जैसा ही, ठीक है। तो वो कौन? आपके हसदा ट्राइब है। दूसरा आपको भारत में जो नॉर्थ सेंटिनलीज आइलैंड है, अंडमान में नहीं, निकोबार के अंदर नॉर्थ सेंटिनलीज जो आइलैंड है वहां पर आपको देखने को मिलता है ना। लेकिन हसदा लोगों के पास आप घूम सकते हो, नॉर्थ सेंटिनलीज आइलैंड में आप जा नहीं सकते, ठीक है। ये लोग आपको परमिशन देते हैं घूमने की उनके साथ। सो दिस Benguela current is also a cold current, and because of this cold current, what happens? There is formation of Namib and Kalahari desert, but यहीं पर एक जगह ऐसी भी है जहां पर ये मौजूद है लेकिन फिर भी वर्षा बहुत होती है, एंड उसका कारण क्या होता है? 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक है। जैसे से दोनों, जहां पे दोनों मिलते हैं, ठीक है, लेकिन इनके बीच में कौन आ जाता है? 0 डिग्री इक्वेटर आ जाता है। इसीलिए हमें अफ्रीका में क्या देखने को मिलेगा? अलोंग विद डेजर्ट आपको रेन फॉरेस्ट भी अच्छी खासी मात्रा में देखने को मिलते हैं। इसीलिए, और आपको ट्रांजिशन जोन भी मिलेगा, ठीक है ना। कभी जो एनवायरमेंट की क्लास होगी तो एनवायरमेंट में क्या होता है, जैसे अगर कहीं पर बारिश हो रही है और कहीं पर सूखा है, तो उन दोनों के बीच में एक एरिया ऐसा आएगा जहां पर थोड़ा सूखा भी होगा, थोड़ा गीला भी होगा, जिसको आप ट्रांजिशन जोन बोलते हैं, ठीक है। तो अफ्रीका में आपको सभी तरीके के बायोम्स देखने को मिल सकते हैं। नाउ उसके आगे अगर हम जाते हैं, देन देयर इज वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। नाउ वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट अगेन कोल्ड करंट, ठीक है ना, एंड इसकी वजह से ही ऑस्ट्रेलिया में 6 डेजर्ट बने, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के अगर आप कभी वर्ल्ड मैप पे देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया की जितनी भी बसासत है दैट इज ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। जितने भी इनके शहर हैं, पर्थ, सिडनी, मेलबर्न, कैम्बरा, जितने भी शहर है बड़े, वो सभी आपको ईस्ट में मिलेंगे, क्योंकि इसका जो पूरा का पूरा वेस्टर्न रीजन है वो पूरा का पूरा डेजर्ट है। 6 से 7 डेजर्ट है, स्टर्न स्टोरी, ऐसे करके बहुत से डेजर्ट है, ठीक है। वो भी किस वजह से? वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। नाउ ये सभी कोल्ड करंट्स इतने इफेक्टिव क्यों हैं? सो उन सब का एक ही कारण है, एंटार्क्टिक सर्कम पोलर करंट। सी, जो सर्दियों में जो हवाएं होती हैं ये बहुत ही नीचे होती हैं, ठीक है। और नीचे अगर आप जैसे जैसे 23.5 डिग्री साउथ से नीचे तरफ जाएंगे हवाएं बहुत तेज और खुश्क होने लग जाएंगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप 66.5 डिग्री के पास या एंटार्क्टिक के पास पहुंचने लगते हैं, हवाओं की स्पीड, इनको रॉरिंग 50s, रॉरिंग 60s, ठीक है ना, या फ्यूरियस 60s, फ्यूरियस 50s ऐसे नाम दिए गए हैं, ठीक है। ये नाम क्यों दिए गए हैं? क्योंकि हवाएं बहुत तेज होती है, एंड इतनी तेज हवाएं और वो भी ठंडी हवाओं की क्या होती है, ये सालों साल इसको कवर करके रखते हैं। इसीलिए 19th सेंचुरी से पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि हम आर्कटिक तक भी, एंटार्क्टिक तक भी जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हवाएं बहुत ज्यादा तेज थी, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। कल हम कुछ और करंट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और कुछ इफेक्ट्स हैं
जिनसे क्वेश्चन आते रहते हैं, एल नीनो एंड ला नीना। ये दो जो इफेक्ट्स हैं जो इन करंट्स का भी रुख मोड़ देते हैं, इनके बारे में हम कल की क्लास में देखेंगे। थैंक यू।